नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली न्यूज़ 24। और जो मेहमान है सतपाल सिंह, इसी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से बर्खास्त गनमैन हैं। इन्हें जो है, जिन्होंने पुराना एपिसोड हमारा देखा है, उन्हें इनकी परेशानी भी पता होगी। जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें फिर से बता दूं कि सत्यपाल सिंह जी को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने इस सेना के रिटायर्ड जवान पर, इस एक्स सर्विसमैन पर जो आरोप लगाया है वो बहुत ही तुच्छ और घिनौना है। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने वजीराबाद शाखा के सामने एक खंभा था बिजली का रोड पे, हाँ, वहां उस बैंक, जिस बिल्डिंग में है बैंक की ब्रांच वजीराबाद शाखा, उस बिल्डिंग, वो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के दुकानदार उस सामने बिजली के खंभे में वो लोहे की जंजीर लगाकर अपनी अपनी बाइक को बांधा करते थे, पार्क किया करते थे। बैंक का आरोप ये है कि इन्होंने उस जंजीर का ताला तोड़ दिया और एक अन्य किराएदार से, उस बिल्डिंग के अन्य किराएदार से इन्होंने झगड़ा मोल ले लिया और उस किराएदार ने इनकी कंप्लेन करी और इनके वजीराबाद शाखा की मैनेजर पूनम मल्होत्रा ने जो है इनको जो है नौकरी से निकाल बाहर किया। उसके बाद शिवानी गुप्ता जो एमडी की जो पीए है, उसने जो है सत्यपाल सिंह के नाम से एक फर्जी कंप्लेन दी और उस कंप्लेन को आधार बनाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको एक तरफा, बगैर कोई सुनवाई का मौका दिए, एक तरफा इनको नौकरी से निकाल दिया। आज हम सतपाल जी से एक सीधा सा सवाल करने के लिए आज हमने इनको आमंत्रित किया है कि सतपाल जी, आप तो इस बैंक में आपने सालों तक काम किया। जी सर। हमें बैंकिंग सेक्टर के नियमों की किताबी नॉलेज तो है, लेकिन हर बैंक में अपना अपना एक कार्य प्रणाली होता है। जी सर। सबका अपना एक सिस्टम होता है, एक वर्क कल्चर होता है और आमतौर पे वर्क कल्चर ही रूल का रूप ले लेता है। जी सर। तो अब चूंकि आपको शोकॉज नोटिस देने वाला जो मैनेजमेंट था, जो इंटरनल एमडी करके जो आपको आया शोकॉज नोटिस और आपको बाद में बर्खास्त कर दिया गया बिना सुनवाई के, अब वो कथित एमडी की नियुक्ति खुद फर्जी साबित हो चुकी है। जी सर। तो अब आपको क्या उम्मीद है और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, पहले तो सभी सुनने वालों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरी सारी बात सत्य हैं और जो मैंने कहा वो सत्य निकली है। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए थे सर, वो आरोप बिल्कुल फर्जी निकले, सत्य निकले, क्योंकि ये कोई आरोप भी नहीं है। 200 रुपए की ताला चोरी के मैं 19 साल पुराने को नौकरी से बर्खास्त कर मैं देना एक सर्विस रूल में है, कौन से बायलॉज में है? जी सर, मैं एक्स सर्विसमैन फ्रॉम भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में गनमैन के पद पर कार्यरत था, जिन्होंने एक 20, 30, 50 रुपए के ताले के पीछे झूठे आरोप में मेरे को पूनम मल्होत्रा, मैनेजर जो आदर्श नगर में रहती है, झूठे ताला चोरी के आरोप में मेरे की गलत एप्लीकेशन लिखी। दूसरा, वो एप्लीकेशन एमडी ऑफिस में शिवानी गुप्ता जो एमडी की पीए है उनको भेजी। शिवानी गुप्ता ने राजीव काद्यान जी को एक और कंप्लेंट लिखकर राजीव काद्यान को फॉरवर्ड की। उन्होंने एमडी को फॉरवर्ड की। कम से कम मेरे को ये तो बुला के पूछ लेते कि ये ताला चोरी क्यों किया, ताला गोल्ड का था या हीरे का था। राजीव काद्यान जी ने आपको अच्छा, नोटिस जारी करने से पहले मेमो नहीं दिया, बुला के पूछा नहीं आपसे? अभी सर सारी बातें बता रहा हूँ जी। तो सर, वो जो ताला लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ था? बैंक से बाहर रोड पे एनडीपीएल का खंबा, जिसमें हम अपनी बाइकें बांधते थे चैन में, और आज भी वहीं लगा हुआ है। फोटो भी मैंने दिए थे वो आपको। हाँ, वो रिकॉर्ड पे है, कोर्ट के रिकॉर्ड। और ताला तोड़ा भी नहीं, चोरी भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, झूठा आरोप। हम वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे, ताला वहीं लगा हुआ, चैन वहीं लगा, क्योंकि मैंने उसके फोटो खींच के कोर्ट में दिए हुए हैं। बिल्कुल। ये झूठा आरोप लगा, घिनौना। कम से कम
अनीता रावत एमडी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फर्जी एमडी, शिवानी गुप्ता जो एमडी की पीए, राजीव काद्यान जी एजीएम बैंकिंग। कम से कम मेरे को आके ये तो पूछ रहे थे, बुला के ये तो पूछ रहे थे कि भाई तूने ऐसा किया या नहीं किया, और एक ये भी नहीं बुलाया। और मेरे को बिगर कुछ बताए मेरे को बुला के नहीं पूछा और मेरे लिए शोकेस नोटिस इन्होंने हाजिर कर दिया, क्योंकि मैंने इनकी कंप्लेंट की हुई थी रिश्वतखोरों की। अनीता रावत मैंने खुद रिश्वत लेते हुए देखी। और किसने दी रिश्वत? एक क्या नाम, संदीप ढाका जो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वजीराबाद में ही चपरासी है, उसने। ये बेईमानी है तो क्या है बोलो? एक ईमानदार आदमी के प्रति ऐसा करते? बताओ, मैं 20 से 50 रुपए का ताला चोरी करूंगा? मैं भूखा मर रहा था, मेरी नौकरी खा गई है अनीता रावत फर्जी एमडी। जब इस अनीता रावत को ये मालूम था कि तू फर्जी एमडी बैठी है और तू इनको नौकरी से निकाली, तो अगर पता चल गया क्या हास्य होगा तुम्हारा? अभी वही भगवान ने किया है। क्यों? हमेशा सत्य की जीत होती है। और मैं आगे तक जाऊंगा, एनपीए भी लगाऊंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है। और राजीव काद्यान जी सुन लो, आपके ऊपर भी 340 लगाऊंगा। जाओ, मेरा वायदा है ये। अब एक चीज और, जब आया है नाम माननीय राजीव काद्यान जी का, मैंने कल की भी वीडियो में माननीय शब्द इस्तेमाल किया था, तो शोकॉज नोटिस जारी करने वाले बैंक के दरियागंज के इतने बड़े अधिकारी माननीय राजीव काद्यान जी से दिल्ली न्यूज़ 24 का भी एक सीधा सवाल है। आपने कई जगह ये लिखित में दावा किया है, जैसे बता देता हूं। एक तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आपने लिखित रूप में जवाब दाखिल किया है, जिसमें आपने बताया है कि आपके बोर्ड को दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अपना सर्विस रूल बनाने का अधिकार है। तो माननीय महोदय, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, एक बार उस सेक्शन को दोबारा पढ़िए। उस सेक्शन में ये लिखा गया है कि 2003 के एक्ट के लागू होने के बाद जल्द से जल्द सरकार ऐसे दिशा निर्देश जारी करेगी जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटियों को या कोऑपरेटिव बैंकों को अपने सर्विस रूल बनाने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिल सकेगा। ऐसा कोई अभी तक जारी नहीं हुआ था, और अब तो कोर्ट के रिकॉर्ड पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा कब आपको जारी हुआ, पहला। दूसरी बात, उस पुराने सर्विस रूल में एक प्रावधान था कि आप किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटाने से पहले रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूर्व अनुमति जरूर लेंगे। अगर आपके बोर्ड को सर्विस रूल को चेंज करने का अधिकार है भी, तो भी उस सर्विस रूल को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से अप्रूव कराया जाना जरूरी। पहला ऑब्जेक्शन कि आपने ये नहीं कराया है। दूसरा ऑब्जेक्शन कि उसमें जो रजिस्ट्रार को पावर दी गई थी कि किसी भी एम्प्लॉय को बर्खास्त करने से पहले आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूर्व अनुमति लेंगे, वो बिना दिल्ली सरकार के गस्टेड नोटिफिकेशन के नहीं हटाया जा सकता था। वो करके आप लोगों ने एक देशद्रोह किया है। वजह उसकी बताता हूं। सिर्फ वही नहीं मेंशन है, कहीं और भी मेंशन है जो आप लोगों को शायद पता नहीं, क्योंकि वैसे भी घोटाला करने वालों को कहां अकल होती है। सुनिए, according to the annual administration report of the Delhi administration for the year 1956-57, इसमें क्या लिखा गया है आपके बैंक के बारे में? बड़े गौर से सुनिएगा। The Delhi State Cooperative Bank Limited which has been declared, फिर कह रहा हूं, The Delhi State Cooperative Bank Limited which has been declared as the apex bank of the state। समझ में आती है अंग्रेजी हिंदी? या जितेंद्र एजीएम की तरह जो इन्होंने कहा है, इनके केस में 340 पेश करें तब समझ में आएगी। फिर से सुना रहा हूं।
क्या है ये? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1956-57, द दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द एपेक्स बैंक ऑफ द स्टेट। और किसने ये डिक्लेयर किया? अंडर सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इज फाइनेंसिंग द एफिलिएटेड सोसाइटी इन द स्टेट। तो ये जो आप कोर्ट के रिकॉर्ड पे कहते हो ना कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये झूठ बोलना छोड़ दो, कति छोड़ दो। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आपने माननीय आर.के. कादयान जी ने और माननीय अनिल बंसल जी ने, दोनों एजीएम ने ये जवाब लिख के दिया है। और अभी जो आरसीएस कार्यालय ने जो नोटिस जारी किया फर्जी एमडी वाली, उसके जवाब में भी आपने वही जवाब हूबहू दोहराया है। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन में आपके चेयरमैन पे 340 लगी हुई है, इसी आरोप में ना आपके चेयरमैन ने कोर्ट के रिकॉर्ड पे जाकर कह के दिया कि उसे फंड और सब्सिडी नहीं मिलती और दिल्ली सरकार का शेयर नहीं है आपके बैंक में। मिलता है, लग गई है ना 340, वो भी पीआईएल में जुड़ेगी, उस पर भी सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है वकील खरीद लेंगे तो आपका काम हो जाएगा? चिंता ना कीजिए। एक मिनट सर, मैं एक बात बताता हूँ सर। हाँ, इजाजत है? कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ बताइए, दर्शकों को बताइए। अब तो देखने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब कह दिया कि आपके दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एमडी फर्जी है, लुटेरी है, एक मिनट सर, तो आप जी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? दर्शकों को जो मर्जी वो बताइए। साहब ऐसा है, 2022 में 30 हजारी नेहा गर्ग जी ने, जो मजिस्ट्रेट मैडम है, कोर्ट का मसला है, मैं समझ गया दर्शकों, वो कोर्ट का मसला है। नहीं बता तो दूं। नहीं वो ऑलरेडी किसने क्या किया वो तो बता दो। ऑलरेडी केस फाइल में है, जब तक वो जज रेकमेंड नहीं करते हम आप रिकमेंड हो चुका था सर? नहीं हो चुका है, उस पे सुनवाई के लिए मना कर दिया गया। आपने जो आपके तरफ से जो आपके वकील ने, अभी मौजूदा वकील ने जो कोर्ट में जो आपके तरफ से जो शिकायत पेश की है सतपाल जी, उस शिकायत पर फिलहाल तो जज साहिबा ने ध्यान देने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि आपके केस का जो मेरिट है उस पे वो सुनवाई के लिए तैयार है और उसकी सुनवाई कल है। तो पुरानी बातें कह के आप एक तरह से कोर्ट का अवमानना करेंगे और मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा कुछ करें। चलो ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि जब ये आप एलपीए दाखिल करेंगे और जब ये आपका केस यहाँ से ट्रांसफर होकर जब चीफ जस्टिस के यहाँ जाएगा तो वो सारी बातें ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं कि किसके व्हाट्सएप चैटिंग में क्या है, किसने किस जज के नाम पे क्या मांगा, किसने किसके नाम पे क्या डराया, क्या सच बोला गया, क्या झूठ बोला गया। व्हाट्सएप चैट अभी रिकॉर्ड पे गई है, रिकॉर्डिंग भी सारी रिकॉर्ड पे जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग जाएगी। और ये पहले आपको इशारा कर दूं कि इस पूरे घोटाले में कई लोग तो ऐसे हैं जो शिकायतकर्ता बनकर बैंक की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। तो आने वाले हलफनामे के कार्यक्रमों में, अगले अन्य एपिसोडों में हम आपको और भी जानकारी देंगे। आज का बस मकसद इतना था कि हम इस आईटीबीपी के जवान की पीड़ा आप लोगों के सामने रख सकें, आप लोगों को ये पता चल सके कि इस कांग्रेसी घोटालेबाज डॉक्टर विजेंदर सिंह ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर सिर्फ 6 साल तक एक फर्जी एमडी को सीट पे नहीं बिठाए रखा, सिर्फ उसके 9 रिश्तेदारों की भी नियुक्ति कर रखी है, उनको करोड़ों रुपए हर साल सैलरी दी जा रही है। और एक एक्स सर्विसमैन आईटीबीपी से जो गनमैन लगा था बैंक में, उसे 200 रुपए के ताला चोरी के झूठे आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर रखा है। किसने? इस फर्जी एमडी और इस अवैध चेयरमैन ने। अवैध चेयरमैन क्यों, वो भी बता देता हूं। 1600 करोड़ के नेफेड के घोटाले में जिस क्लीन चिट का दावा ये बैंक करता रहा है, बैंक के मुताबिक वो क्लीन चिट इन्हें 2016 के 6ठे महीने में मिली है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में। ठीक है जी, जून 2016 में विजेंदर सिंह को और आरएस जून को 1% की रिकवरी ऑर्डर से क्लीन चिट मिल गई। विजेंदर सिंह जी
उसके 1 महीने पहले आप दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़के और चेयरमैन बन चुके थे। ये भी PIL में कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। तो दर्शकों, कुल मिला के कल की सुनवाई के बाद 27 अप्रैल को फिर से माननीय चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के यहाँ हमारे जनहित याचिका की सुनवाई है। और जो कुछ वहाँ पे दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा देकर ये बताना था कि उन्होंने आरोपी प्रतिवादियों पर क्या क्या कार्रवाई की, ये 19 दिसंबर की सुनवाई की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन उस बात को अब 4 हफ्ते की जगह 4 महीने होने को जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय ने या RCS ऑफिस ने कोई भी इस तरह का कोई हलफनामा पेश नहीं किया है। सिर्फ ये फर्जी MD को जो है एक्स ऑफिसियो पोस्ट अप्रूव कराने के चक्कर में हैंड टू ग्लव का खेल खेल रहा है RCS ऑफिस। तो कल के वीडियो में भी हमने कहा था और आज के वीडियो में भी ये मैसेज देना चाहेंगे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य अधिकारियों को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जुड़े हुए हों या नाबार्ड से जुड़े हों या RBI से जुड़े हुए हों, कि हमने PIL में आप लोगों के इन्हीं उटपटांग जवाबों और इन्हीं झूठे दावों और झूठे हलफनामों के खिलाफ SIT जांच की मांग की थी और हम आज भी उस पर कायम हैं। अगर अब भी आप लोगों ने भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं छोड़ा तो शायद मैं अपने पत्रकारिता का एक नियम तोड़ने पे मजबूर हो जाऊंगा। और वो नियम मेरा ये है कि मैं सूचनाएं पब्लिक डोमेन में उतनी ही देता हूं जितने में कि पब्लिक में पैनिक ना फैले। मेरा कोई इरादा नहीं है लोकप्रियता हासिल करने का, लेकिन अगर आपने खुद सच्चाई नहीं रखी, जो 19 दिसंबर को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि हर एक आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई बनती है और आपने क्या कार्रवाई की, ये एक चार्जशीट के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश हुआ था आपको, अगर वो नहीं हुआ तो 27 के 2 दिनों के बाद 340 के साथ हम पेश कर देंगे वो चार्जशीट। और हर प्रतिवादी के बारे में ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी रिकॉर्ड पे गलत हलफनामा दिया है वो अभी अपना हलफनामा या तो ठीक कर लें और या तो इन आरोपी प्रतिवादियों पे कार्रवाई कर दें 18/4/2022 के आदेश के आलोक में और 19/12/2022 के खुद के दिल्ली सरकार के एडवर्टाइजमेंट के आलोक में। अन्यथा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का सामना करने के लिए हर प्रतिवादी तैयार रहे, क्योंकि सच की लड़ाई में हमने पहले एपिसोड में भी कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात और, सत्यपाल जी की तरह जिन भी लोगों को, जिन भी पूर्व एम्प्लॉइयों को इस बैंक ने कोर्टों में ये हलफनामा देकर निकाल दिया है नौकरी से, या वो इस वजह से केस हार गए कि बैंक ये दावा करने में कामयाब रहा कि ये दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट नहीं है, या ये एक सरकारी उपक्रम नहीं है, या इसका यहाँ पे शेयर नहीं है, फंड नहीं है, ऐसे जितने भी लोग हैं। एक तो मुझे पता है आनंद प्रकाश जी हमारे एक एपिसोड में आप आए भी थे, तो आपके लिए भी ये मौका है कि आप जाएं, ये दस्तावेज लें और अपने केस में फिर से जाएं, अपीयर हो, वहाँ पे 340 लगाएं और माननीय न्यायालय से या रिक्वेस्ट करें कि जो सर्विस रूल गलत बदल कर RS दहिया के समय में, RS दहिया पे भी काफ़ी गंभीर आरोप है, आने वाले एपिसोडों में वो भी आपको सुनाया जाएगा। पहले एक से निपट लें, इसके बाद नेफेड की भी बारी है। खैर बहुत कुछ खिचड़ी हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो जाएगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ बस मेरी नौकरी वापस दे दे। जो मेरा बीता समय, जो मेरा घर बैठे परेशान हुआ हूँ मैं, मेरी पिछली तनख्वाह दे दे और मेरे को मेरी नौकरी दे दे। मेरे को किसी से कुछ लेना देना, अपनी नौकरी सब करो। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो मैं आगे तक ही जाऊँगा और चलता ही रहूँगा, हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ना झूठ बोलता हूँ। आपके पास जानकारी कितने लोगों की है? कितने लोग यहाँ गलत तरीके से भर्ती हैं? जो आप LPA लगाने की बात कह रहे हैं, कितने लोग भर्ती हैं? सर तकरीबन 113 से लेकर 115 लोग वो मतलब
फर्जी भर्ती हुए हैं और इसमें उनके दस्तावेज हैं आपके दस्तावेज है मेरे पास, उनकी लिस्ट है सर, मैं लिस्ट दे दूंगा, मैं निकाल रखी कंप्यूटर से, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो किसी से गूगल पे निकलवाई है, उनकी सबकी लिस्ट है जिसमें लिस्ट के कम से अलावा कम कोई दस्तावेज है? 9-10 रिश्तेदार तो अनीता रावत के हैं। नहीं तो कुछ है उनका बायोडाटा, आधार कार्ड कुछ है आपके पास? बायोडाटा आधार कार्ड तो नहीं, मतलब उनके नाम एड्रेस तो है मेरे पास। अच्छा, वो अनीता रावत के रिश्तेदार हैं, कुछ चेयरमैन साहब के रिश्तेदार हैं, खैर ये कुछ तो खैर रहो, हमने क्या कुछ ही लेना देना। याचिका में है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के पॉइंट संख्या 4 में भी ये बात है कि बैंक में जो है आरसीएस ने ये रिकमेंडेशन में लिख दिया है कि यहाँ भर्ती घोटाला हुआ तो है पर उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है। गजब का मजाक है। सर दिल्ली नागरिक बैंक के मामले में यही आरसीएस ऑफिस 40 बच्चों की भर्ती और 62 लोगों की प्रमोशन के खिलाफ आदेश जारी करके बैंक से वो सारा का सारा खारिज करवाने का अधिकार रखता है। सर प्लीज, लेकिन जो अनीता रावत एमडी मैडम के पास एक चपड़ासी होता है, रविंदर होता था, उससे मेरे को शिवानी गुप्ता ने मारने की धमकी दी हुई है, जिसकी 2020 में 23 तारीख को मैंने अलीपुर थाना में कंप्लेंट लिखवाई हुई है। उसी कंप्लेंट की वजह से तो आपकी नौकरी गई। मैंने कंप्लेंट की, इन्होंने कंप्लेंट करने के 3 दिन बाद मेरे को शोकॉज नोटिस दे दिया। बताओ। नहीं, आपके ऊपर तो खैर देखिए मीडिया में बयान देना भी सतपाल जी पर भारी पड़ा। खैर ये तो कहते हैं कि सच की लड़ाई है, इसमें कुछ कीमत हर पक्ष को चुकानी पड़ती है। हमने अपनी कीमत चुकाई है, अब बारी भ्रष्टाचारियों की है। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।